Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we will discuss transformation in rural society of chapter number 4, Change and Development in Rural Society of book 2. Transformations in rural society. Several profound transformations in the nature of social relations in rural areas took place in the post-independence period, especially in those regions that underwent the green revolutions. राइट कि बहुत सी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, सोशल रिलेशंस में बदलाव आए, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आई, पर्टिकुलरली जिस जिस जगह पर ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो था वो ज़्यादा था. एंड व्हाट वर दोज चेंजेस? एज an increase in the use of agricultural labor as cultivation became more intensive. A shift from payment in kind to payment in cash. पहले kind में grains में उनको जो है जो चीज़ें वो उगाते थे, जो उनके घर की खाने पीने की चीज़ें थी, वो उनको दे दी जाती थी, काइंड में पेमेंट की जाती थी लेबर की. लेकिन अब किस में होने लगी? कैश में. A loosening of traditional bonds or hereditary relationships between farmers or landowners and एग्रीकल्चरल वर्कर्स. जो उनमें एक बॉन्ड था, जो एक रिलेशनशिप था, वो क्या है, वो कमज़ोर पड़ने लगा एक फार्मर और एक एग्रीकल्चर के बीच में, नोन एज बॉन्डेड लेबर. द राइज ऑफ ए क्लास ऑफ फ्री वेज लेबरर्स. इसमें जो है फ्री वेज लेबरर्स में राइज आ गई, बढ़ोतरी हो गई. The change in the nature of the relationship between landlords and agricultural workers was described by sociologist Jane Berman as a shift from patronage to exploitation. The reasons for such changes are as under. कि जो उनके रिलेशनशिप में जो बदलाव आया एक लैंडलॉर्ड और एग्रीकल्चर वर्कर के बीच में, उसको जैन ब्रेमन ने जो है किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि शिफ्ट फ्रॉम पैटर्नेज टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट. और उसके कारण क्या थे उस प्रकार के बदलाव के? फर्स्ट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर वाज बिकमिंग मोर कमर्शलाइज्ड. Crops were being grown primarily for sale in the market and were regarded as an indication of a transition to capitalist agriculture. कहते जो एग्रीकल्चर फील्ड था वो कमर्शलाइज्ड होने लगा. जो क्रॉप्स थी वो उनका मेन प्राइमरीली हम उनको किस लिए कर रहे थे? मार्केट में सेल करने के लिए. और ये एक इंडिकेशन था कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर का. द नेक्स्ट इज यूनिफिकेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी. The farmers in the more developed regions were becoming more oriented to the market. This process increased the flow of money into villages and expanding opportunities for business and employment. In many regions in the 19th century, large tracts of land in Maharashtra were given over to cotton cultivation and cotton farmers became directly linked to the world market. कि जो farmer था हमारा वो world market से जो है वो जुड़ने लगा. जो फार्मर्स मोर डेवलप्ड रीजन्स में थे वो ज़्यादा ओरिएंटेड हो गए, जो चीज़ मार्केट में बिकती है उस नज़रिए से जो है वो एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू कर दिया. और ये जो प्रोसेस था इससे फ्लो ऑफ मनी मीन्स पैसा आना शुरू हो गया और बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बढ़ गई. 19th सेंचुरी में बहुत सारे रीजन्स में लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड इन महाराष्ट्र जो हैं वो बहुत सारे जो लैंड है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो है वो दिया गया और कॉटन फार्मर्स जो थे उनका वर्ल्ड मार्केट से डायरेक्ट लिंक हो गया. डेवलपमेंट ऑफ रूरल स्ट्रक्चर. However, the pace and spread of change rapidly increased after independence as the government promoted modern methods of cultivation and attempted to modernize the rural economy through other strategies. The state invested in the development of rural infrastructure such as, ठीक है, जो पेस थी, जो गति थी, स्प्रेड ऑफ चेंज जो थी वो बड़ी तेज़ी से जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस होने लगा. गवर्नमेंट ने बहुत से कल्टीवेशन के नए नए तरीके जो हैं वो प्रमोट किए और रूरल इकोनॉमी को जो है मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी अलग अलग नीतियों के ज़रिए. और स्टेट ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए जो है कुछ जो कदम उठाए वो इस प्रकार थे. फर्स्ट इज इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई के साधन फैसिलिटीज ज़्यादा करना, रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, द प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट थ्रू बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. इरिगेशन फैसिलिटीज मीन सिंचाई के साधन अच्छे करना, बेटर करना, अच्छी रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड करना गांव वालों को. एग्रीकल्चरल इनपुट्स, व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स? जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स होगी, इस प्रकार के सहूलतें जो है. और क्रेडिट, ताकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो कवर हो सके, उसके लिए बैंक्स और कोऑपरेटिव जो थे वहाँ से किसानों को बैंक की सुविधा जो है वो भी प्राप्त होने लगी. द रिसेंटली लॉन्च्ड दीन दयाल उपाध्याय
Gram Jyoti Yojana is an effort of the Indian government in this direction. The overall outcome of these efforts at rural development was not only to transform the rural economy and agriculture, but also the agrarian structure and rural society itself. जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है वो इसी प्रकार की एक जो है कदम उठाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ओवरऑल आउटकम उसका नतीजा क्या रहा, उसका जो परिणाम निकला वो ऑफ दिस एफर्ट्स एट रूरल डेवलपमेंट वाज नॉट ओनली केवल रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना नहीं, एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना नहीं, लेकिन एग्रेरियन स्ट्रक्चर और रूरल सोसाइटी में भी बदलाव लाना, उस दिशा में भी ये जो योजना है इसने काम किया. राइज ऑफ न्यू ग्रुप्स इन सेवरल एग्रीकल्चरली रिच रीजन्स, farmers invested profits from agriculture in new business which gave rise to new entrepreneurial groups that moved out of rural areas and into the growing towns of these developing regions, giving rise to new regional elites that became economically as well as politically dominant, such as in coastal Andhra Pradesh, western Uttar Pradesh and central Gujarat. तो बहुत से जो एग्रीकल्चरली रिच रीजन्स थे, क्षेत्र थे, वहाँ पर जो फार्मर्स थे, जो उनको एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हो रहा था ना एग्रीकल्चर से, उसको उन्होंने दोबारा एग्रीकल्चर में लगाने की बजाय जो है उन्होंने और उससे अलावा दूसरे बिजनेस में उस पैसे को लगाना शुरू कर दिया, और एक एंटरप्रेन्योरल ग्रुप जो है वो जो है इमर्ज हो गया, राइट. कि वो रूरल एरिया से निकल करके जो टाउन्स हैं उनमें डेवलपिंग रीजन्स में उन्होंने न्यू बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए, जिससे कि एक न्यू रीजनल एलाइट ग्रुप जो है, जो कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो है वो डोमिनेंट है, वो ग्रुप इमर्ज हो गया. और ऐसा उदाहरण जो देखने को हमें आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गुजरात में मिलता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय एलाइट ग्रुप? इट इज द ग्रुप which has some special or higher status in a society, जिसको नॉलेज भी ज़्यादा होती है और इकोनॉमिकली पॉलिटिकली भी जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होते हैं उसे हम कहते हैं एलाइट ग्रुप्स. Spread of higher education. Change in the class structure led to the spread of higher education, especially in private professional colleges in rural and semi-urban areas, allowed the new rural elites to educate their children, many of whom then joined professional or white-collar occupations or started business, feeding into expansion of urban middle classes. जो जैसे ही जो एलाइट ग्रुप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स आए उनकी वजह से एक क्लास स्ट्रक्चर में चेंज आ गई, जिससे कि जो हमारा रीजनल एलाइट ग्रुप था उन्होंने अपनी जनरेशन्स को नेक्स्ट को उनको हायर एजुकेशन के लिए जो है वो जो है एनकरेज किया, और जिससे कि बहुत से जो बच्चे थे उनके वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाने लगे, और उन्होंने प्रोफेशनल जॉब्स या वाइट कॉलर ऑक्यूपेशंस या नए नए बिजनेस स्टार्ट कर लिए, जिससे कि एक अर्बन मिडिल क्लास को बढ़ावा मिला. क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन डेवलप्ड एंड बैकवर्ड स्टेट्स. Thus, in areas of rapid agricultural development, there has been a consolidation of the old landed or cultivating groups who have transformed themselves into a dynamic entrepreneurial rural urban dominant class. कहते हैं जहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, एंड देयर हैज़ बीन ए कंसोलिडेशन ऑफ ओल्ड लैंडेड और कल्टिवेटिंग ग्रुप्स, जिन्होंने कि अपने जो है ट्रांसफॉर्म कर लिया इनटू ए डायनामिक एंटरप्रेन्योरल में बदल गए, रूरल अर्बन डोमिनेंट क्लास बन गए. But in other regions such as eastern UP and Bihar, the lack of effective land reforms, political mobilization and redistributive measures has meant that there have been relatively few changes in the agrarian structure and hence in the life of conditions of most of the people. लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जैसे कि ईस्टर्न यूपी बिहार जहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ये उनके कारण रहे, और रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स जो थे वो इतने उनके ज़्यादा चेंजेस उनके एग्रेरियन स्ट्रक्चर में नहीं आ पाई, और इसी तरह से उसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे उनकी जो लाइफ कंडीशंस है वो भी ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाई एज़ कम्पेयर टू जो है वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चरल रिच जो रीजन्स थे उनके कंपैरिजन में. मिक्स्ड इकोनॉमी इन केरला. In contrast, states such as Kerala have undergone a different process of development, in which political mobilization, redistributive measures, and linkages to an external economy, primarily the Gulf countries, have brought about a substantial transformation of the rural countryside. Far from the rural being primarily agrarian, the rural in Kerala is a mixed economy that integrates some agriculture with a wide network of retail sales and services, and where a large number of families are dependent on remittances from abroad. जो केरला है वहाँ पर ये अक्सर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वो मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहलाता है.
वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी इन केरला यू विल फाइंड. जो स्टेट्स सच एज केरला है वहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हुआ ड्यू टू पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स. उनके एक्सटर्नल इकोनॉमी से जो थे वो लिंक बने खास करके गल्फ कंट्री से, राइट, जिससे कि एक सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनकी रूरल कंट्री साइड में आया. जो रूरल मीन्स एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है रूरल इन केरला इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी. वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है जो कि इंटीग्रेट करती है एग्रीकल्चर को विद ए वाइड नेटवर्क ऑफ रिटेल सेल्स एंड सर्विसेज. और जहाँ की लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज जो हैं वो जो अब्रॉड से हमें रेमिटेंसीज आती हैं ना उनके ऊपर निर्भर करती हैं. तो वहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे लोग जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में गए हुए हैं तो वहाँ से जो पैसा आता है वो उनकी जो एग्रीकल्चर जो वहाँ रहते हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं, इसलिए ये मिक्स्ड इकोनॉमी है. दे आर गेटिंग इंटीग्रेट सम एग्रीकल्चर विद ए वाइड नेटवर्क ऑफ रिटेल सेल्स एंड सर्विसेज. Types of classes in rural areas. New groups and classes emerged as economic development took place in rural areas. Some of the main classes are, अभी हमने जैसे अभी पीछे डिस्कस किया कि डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पर न्यू ग्रुप्स जो है वो इमर्ज हुए, है ना. तो उसमें भी जो डिफरेंट टाइप्स, तो उससे जो है मेन क्लासेस जो इमर्ज हुई वो थी लैंड ऑनर्स. मीन्स फार्मर्स हैविंग देयर ओन लैंड. लैक्स ऑफ लैंडलेस फार्मर्स बिकेम लैंड ऑनर्स गेटिंग द एडवांटेज ऑफ न्यू लॉज. सरप्लस लैंड वाज टेकन फ्रॉम द जमींदार्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू लैंडलेस फार्मर्स. तो जो लैंड रिफॉर्म्स बनाए गए उसकी वजह से जो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो उससे जो क्लासेस जो डिफरेंट क्लासेस इन रूरल एरियाज आई. पहले क्या थी लैंड ऑनर्स. मीन्स लैंड ऑनर्स का मतलब क्या है, जिनके पास अपनी लैंड है. तो पहले क्या था, जो बड़े बड़े जमींदार थे केवल उन्हीं के पास लैंड होती थी. लेकिन लॉज की हेल्प से उनके एडवांटेज से जो सरप्लस लैंड थी, एक जो लैंड सीलिंग एक्ट बनाया गया, अपर लिमिट फिक्स कर दी गई, तो जो एक्स्ट्रा लैंड था, सरप्लस लैंड था, वो जो लैंडलेस लेबर थे उनको बांट दिया गया एंड दे आल्सो बिकेम लैंड ऑनर्स. जेंटलमैन फार्मर्स, those farmers who either got land from their ancestors or have bought the land themselves. Most of the people in these groups are working in government, non-government jobs, engaged in military services, retired persons or small businessmen. जेंटलमैन फार्मर्स वो होते हैं जो जिनको लैंड या तो अपने बुजुर्गों से मिलती है या उन्होंने अपनी बाद में खरीदी. और ये जो ग्रुप है ये जो है वर्किंग क्लास होती है. वो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब्स करते हैं या मिलिट्री सर्विसेज करते हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं या कोई और छोटा मोटा बिजनेस करते हैं. दैट क्लास व्हेन दे एंटर द एग्रीकल्चर दैट इज कॉल्ड जेंटलमैन फार्मर्स. मिडिल कास्ट एंड मिडिल क्लास फार्मर्स, दे आर नीदर वेरी रिच नॉर वेरी पुअर. मिडिल कास्ट एंड मिडिल क्लास, ना तो वो ज़्यादा अमीरों में आते हैं ना पुअर में आते हैं. दे आर नॉन मिडिल क्लास. हम उन्हें मिडिल कास्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज their position is lower than higher caste and higher than lower caste in the caste hierarchy, and known as middle class because they are neither zamindars having large lands nor landless farmers. क्योंकि मिडिल कास्ट वो इसलिए क्योंकि वो हायर कास्ट से लोअर पोजीशन पर है और लोअर कास्ट से हायर पोजीशन पर है. अगर हम कास्ट हायरार्की की बात करते हैं, वो मिडिल क्लास फार्मर्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ना तो वो जमींदारों की तरह उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है और ना ही जो लैंडलेस लेबर फार्मर्स हैं उनसे मतलब उनसे कम नहीं है और उनसे ज़्यादा नहीं, इसलिए वो बीच में आते हैं ना, इन बिटवीन. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मिडिल क्लास. Now the next is capitalist farmers, which we have already discussed. The class which invests his capital in agricultural works to take maximum advantages of it by using many means like taking loans, new technology, cheap labor, etc. They play important role in the local consumption and production of food grains. वो क्लास जो अपना पैसा अपनी पूंजी जो है वो एग्रीकल्चर वर्क्स में लगाती है ताकि वो मैक्सिमम फ़ायदा जो है वो उठा सके, लेकिन उसके लिए वो अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैंक से लोन लेना, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, चीप लेबर लेना एंड सो मैनी अदर थिंग्स. और ये हमारी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सर्कुलेशन ऑफ लेबर, migration or movement of labor between their home villages and more prosperous area in search of work in order to survive is called circulation of labor. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, माइग्रेट करना अपने होम विलेजेस के में या प्रॉस्परस एरियाज में काम के लिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें, अपना जीविका कमा सकें, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलेशन ऑफ लेबर्स. एंड व्हाट आर द रीजंस व्हाई दे माइग्रेट और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? Commercialization of agriculture has been the growth of migrant agricultural labor as the seasonal demand for agricultural labor increased in prosperous green revolution regions such as the Punjab workers,
circulate between their home villages and more prosperous area where there is more demand for labor and higher wages. जो एग्रीकल्चर की कमर्शलाइजेशन हो गई ना इन एरियाज में, जो ग्रीन रेवोल्यूशनल जहाँ पर रीजन्स थे, जो क्योंकि माइग्रेंट लेबर जो थी उसकी जो है डिमांड जो है वो बढ़ गई सीजनल डिमांड फॉर एग्रीकल्चर बढ़ने की वजह से। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर पंजाब वर्कर्स जो थे वो होम विलेजेस और मोस्ट प्रॉस्परस एरियाज में मूव करते थे जहाँ पर लेबर की ज़्यादा डिमांड थी और जहाँ पर वेजेस भी क्या मिलते थे, ज़्यादा मिलते थे। Laborers migrate also due to the increasing inequalities in rural areas from the mid 1990s, which have forced many households to combine multiple occupations to sustain themselves. इन जो रूरल इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं उसकी वजह से भी जो लेबरर्स थे वो माइग्रेट होने शुरू हो गए। एज ए लाइवलीहुड स्ट्रेटजी men migrate out periodically in search of work and better wages, while women and children often left behind in their villages with elderly grandparents. क्योंकि लाइवलीहुड स्ट्रेटजी की वजह से जो मैन थे वो पीरियोडिकली मीन्स जब सीजन होता था जिस जगह से तो वो उन अलग अलग जगहों पर अपने काम के लिए और बेटर वेजेस के लिए जाते थे, जबकि जो वुमेन और बच्चे थे वो पीछे ग्रैंड पेरेंट्स के पास अपने विलेज में ही, गांव में ही रुकते थे। Footloose labor. The term footloose labor is coined by Jane Berman. Migrant workers come mainly from drought-prone and less productive regions, and they go to work for part of the year on farms in the Punjab and Haryana, or on the brick kilns in UP, or construction sites in cities such as New Delhi or Bangalore. They work on daily wage basis and are free to go anywhere and take work that suits them. These migrant workers have been termed footloose labor by Jane Berman. फुटलूज लेबर किसे कहते हैं, इसको ये टर्म किसने कॉइन करी, जैन बर्मन ने। वो माइग्रेंट वर्कर जो मोस्टली जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो मेनली ड्रॉट प्रोन और लेस प्रोडक्टिव रीजन से आते हैं, और वो जो है अलग अलग जगह पर जैसे कि ईयर डिफरेंट पार्ट ऑफ द ईयर में जाते हैं अलग अलग जगह पर काम करने, जैसे कि पंजाब में फार्म्स में, पंजाब और हरियाणा में, यूपी में ब्रिक किल्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, दिल्ली और बेंगलोर में, और वो डेली वेज के बेसिस पर काम करते हैं एंड दे आर फ्री। वो किसी एक जगह पर बंधे नहीं हुए, जहाँ पर उनको सूट करे ना अपनी अपनी असूलियत के हिसाब से, वो कहीं पर भी काम आज यहाँ लिए तो कल अगर उनको कहीं और बेटर मिलता है, दे विल लीव दैट जॉब एंड दे विल वर्क ऑन अदर प्लेस, दे आर फ्री टू गो। सो इस टाइप के वर्कर्स को जो जैन बेरमैन है उन्होंने क्या टर्म कॉइन करी, फुटलूज लेबर, मीन्स दे आर फ्री टू join the work, take the work wherever it suits them. Problems of migrant workers. इसको migrant workers की problems क्या रही, lack of job security, exploitation, unhygienic working and living conditions. Landless workers do not have many rights. For instance, they are usually not paid the minimum wage. Wealthy farmers often prefer to employ migrant workers for harvesting and other such intensive operations rather than the local working class, because migrants are more easily exploited and can be paid lower wages. This pattern is found especially in sugarcane growing areas. जो लैंडलेस वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा, जैसे अभी हमने उनकी प्रॉब्लम्स क्या है कि लैक ऑफ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी एक्सेट्रा, तो वो जो है उनको ज़्यादा राइट्स नहीं होते। उदाहरण के तौर पर कि उनको मिनिमम वेज पे किया जाता है। जो वेल्दी फार्मर्स हैं वो हमेशा माइग्रेंट वर्कर्स को ही एम्प्लॉय करना प्रेफर करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि जो है लोकल वर्किंग क्लास की बजाय, क्योंकि जो माइग्रेंट हैं उनको कम वेज दिया जा सकता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इस प्रकार का पैटर्न जो है शुगर केन ग्रोइंग एरियाज में देखने को मिलता है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फोर्स. The large-scale circulation of labor has had several significant effects on rural society in both the receiving and the supplying regions. For instance, in poor areas where male family members spend much of the year working outside of their villages, cultivation has become primarily a female task. Women are also emerging as the main source of agricultural labor, leading to the feminization of agricultural labor force. कहते हैं जो लार्ज स्केल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ लेबर है उससे उसके बहुत सारे इफेक्ट्स रूरल सोसाइटी पर पड़े हैं, चाहे वो रिसीविंग है चाहे वो सप्लाइंग रीजन्स है, दोनों पर। उदाहरण के तौर पर जो पुअर एरियाज हैं जहाँ पर मेल फैमिली मेम्बर जो हैं वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है ईयर का वो आउटसाइड द विलेज जो है स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो बाहर जॉब ढूंढते हैं जहाँ बेटर वेजेस मिले, तो इसलिए जो कल्टिवेशन का काम है वो ज़्यादातर वो मेनली फिर कौन करती हैं, जो पीछे फीमेल रह जाती हैं।
और जो है वो मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर भी एज इमर्ज हो रही हैं, लीडिंग टू फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स, कि जो कल्टीवेशन जो है वुमेन द्वारा जो देखी जा रही है, मेन सोर्स बन रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फोर्स। प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो रूरल एरियाज में वुमेन वर्क करते हैं। लो वेजेस, the insecurity of women is greater because they earn lower wages than men for similar work। सेम काम जो मैन करते हैं, जितने घंटे वो करते हैं उतने ही घंटे वो करते हैं, लेकिन सेम काम के लिए जो है उनको वेजेस जो है वो कम दिए जाते हैं एज कंपेयर टू मैन। No land ownership rights. Until recently, women were hardly visible in official statistics as earners and workers. Though they toil on the land as landless laborers and as cultivators, yet they are denied land ownership rights in the prevailing patrilineal kinship in most parts of India। जो वुमेन है उनको लैंड ऑनरशिप के राइट्स नहीं हैं, हालांकि जो है अनटिल रिसेंटली वो देखा जाए तो वुमेन जो है वो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में एज अर्नर्स या वर्कर्स आपको विजिबल नहीं होंगी, हालांकि वो दे टॉयल द लैंड आल्सो एज लैंडलेस लेबरर्स, कल्टिवेटर्स भी वो काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ज़मीन की मालकाना हक जो है वो नहीं दिया जाता आज की मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया में जहाँ पर पेट्रीलिनियल किनशिप है। दो लीगली दे हैव इक्वल राइट but practically it is not so। Thank you students and dear friends, I hope concepts जो हैं वो clear, understanding better हुई होगी। So please like, share and subscribe my video।